हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कल किसी वजह से जो है मैं करंट अफेयर का क्लासेस नहीं ली थी। तो आज जो है दोनों दिन का करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ, 19 और 20 तारीख का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा आज, और सारे डिटेल्स जो है आपको नोट डाउन करने हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरंगा बर्फी ढलुआ धातु सेल्फ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तिरंगा बर्फी जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चेन्नई में स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, उसके अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय ने देश की आज़ादी से जुड़ी तिरंगा बर्फी को जीआई प्रोडक्ट का दर्जा जो है दिया गया है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि तिरंगा बर्फी कलर आ गया इसलिए मतलब कि आज़ादी से जुड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिएगा क्या है कहानी। तो देश की आज़ादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का उपयोग किया जाता था। तो कुछ कोड वर्ड होता था होगा। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प का संबंध जो है बनारस से है। ठीक है, ये जो है ढलुआ धातु शिल्प है और यह तिरंगा बर्फी, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो जीआई टैग से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। तो अब जो रट्टम रटाया आपको याद होना चाहिए जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का नाम आए तो पूरा डिटेल्स आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इतनी बार मैं रिवाइज करा चुकी हूँ, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज इसलिए मैं कराती हूँ क्योंकि अच्छे से आपको जो है याद हो जाए। तो भारत सरकार ने वास्तुओं का भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया। उसके बाद 2003 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लागू किया गया। उसके बाद फर्स्ट जीआई टैग जो प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया? 2004 में दार्जिलिंग टी को। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, उसके बाद फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। कितना जीआई टैग प्रदान है उसको? 71 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 58 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सबसे अधिक जीआई टैग प्रदान यानी कि प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है क्वेश्चन पूछा जाए तो वाराणसी है। वाराणसी में जीआई टैग जो प्रोडक्ट हैं वो 32 हैं। ठीक है, तो 2024 में दिए गए जीआई टैग की हम बात करें तो सितार और तानपुरा जो महाराष्ट्र में से संबंधित है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया अभी हाल ही में। और माजुली मुखोटे असम से संबंधित है। पांडुलिपि पेंटिंग असम से संबंधित है। और क्रोकेट फीता सेल्फ जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चांदी तारकसी कटक से या कटक ओडिशा से संबंधित है। और लाजिया सोरा पेंटिंग ओडिशा से संबंधित है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी को जो है सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अन्य कलाकार भी हैं, जैसे कि अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, इनको जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जा रहा है। और रूप कुमार राठौर, इनको संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है। संगीतकार आर रहमान भारतीय संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है इनको। और अभिनेता रणदीप हुड्डा बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन और एक्टर का विशेष पुरस्कार जो है इनको दिया जा रहा है। मराठी अभिनेता अशोक सराफ सिनेमा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया जा रहा है। अभिनेता अतुल परचुरे इनको सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में 2022 में स्थापित किया गया था।
देखिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको प्रदान किया गया था, तो यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। यह जो है नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ जो है किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में जो है इस पीच का, हाइब्रिड पीच का निर्माण किया जा रहा है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम ने एक नई प्रकार की हाइब्रिड पिच स्थापित की है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 कलर में स्थापित है और काफी जो है इसको जो है अलग तरीके से हाइब्रिड तरीके से जो है इसको बनाया जाता है। और किनके द्वारा बनाया गया है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हाइब्रिड पिच को सिस ग्रास नामक कंपनी जो नीदरलैंड में स्थित है उसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो हाइब्रिड पिच होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। ठीक है, हाइब्रिड पिच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको आर्टिफिशियली तौर से जो है, ताकि उस जो घास है वो मजबूती से जो है वो जमीन में गड़ा रहे, क्योंकि ग्राउंड है, खेलने कूदने में तो वो हो ही जाता है ना, निकल जाता है। तो क्या हो जाता है, आर्टिफिशियली जो है उसको 10 mm अबाव सरफेस या फिर 20 mm अबाव सरफेस जो है उसको थ्रेड, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ थ्रेड जो है 90 mm डेप्थ जो है उसको गाड़ा जाता है जमीन में, ताकि जो है वो मजबूती से वो पकड़ में रहे। ठीक है, तो यह जो है कहाँ पे बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। ठीक है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, तो यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर जो है वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र जो है कम हो गया है। भारत के कुल वृक्ष क्षेत्र में 6% की कमी को दर्शाता है, और 2002 से 2023 तक देश में 4,14,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए थे, और जो इस अवधि में कुल वृक्ष आवरण हानि का 18% है। और असम राज्य में सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है। असम में 3,24,000 हेक्टेयर का सबसे अधिक वृक्ष आवरण का नुकसान हुआ है, और मिजोरम की अगर हम बात करें तो 3,12,000 हेक्टेयर की नुकसान हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 2,62,000 हेक्टेयर, और नागालैंड में 2,59,000 हेक्टेयर, और मणिपुर में 2,40,000 हेक्टेयर में भी जो है पेड़ों के आवरण की महत्वपूर्ण हानि को जो है दर्शाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो जो है आप भी इसमें इस प्रकृति को बचाने में सहयोग करिए, और आप भी एक एक पेड़ लगाइए। अब हम बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देश में कुल वन एवं वृक्षा आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 24.62% है। देश में कुल वनावरण जो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत की अगर हम बात करें 21.71% है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र, यानी कि जो सॉल्टी मतलब कि क्षेत्र होते हैं उसमें जो झाड़ीनुमा पौधे उगते हैं उसको मैंग्रोव कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव कहा जाता है। और वन क्षेत्र वाले राज्य में जो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो है 42.33%, और गुजरात में 23.54%, अंडमान निकोबार में 12.34% की हानि हुई है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 5,717 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य के अंतर्गत जो है हरियाणा, जिसका वन क्षेत्र है 1,603 वर्ग किलोमीटर, और पंजाब
जो है 1847 वर्ग किलोमीटर, गोवा 2244 वर्ग किलोमीटर में आता है। यानी कि सबसे कम वन क्षेत्र में कौन कौन सा आ रहा है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, पंजाब, गोवा। और वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश जो कि 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर दिखा रहा है। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की अगर हम बात करें तो 7,204 मिलियन टन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। प्रोबा 3 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा और प्रोबा 3 मिशन को 2 उपग्रह मिलकर जो है 144 मीटर लंबा उपकरण बनाएंगे, जिसे सोलर कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर कोरोनोग्राफ यानी इसका नाम जो है पूछा जा सकता है। प्रोबा 3 मिशन का लक्ष्य जो है अंतरिक्ष में एक कृत्रिम ग्रहण का उपयोग करके इस चुनौती को दूर करना है। और प्रोबा 3 मिशन को इसरो द्वारा संचालित PSLV XL रॉकेट का उपयोग करके जो है लॉन्च किया जाएगा। तो अभी हमने जो है यानी कि 2023 में भारत द्वारा सूर्य मिशन जो है निकाला गया था, सौर मिशन आदित्य L1, ठीक है, उसका जो है लॉन्चिंग की गई थी। तो उसके बारे में हम बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसरो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आदित्य L1 जो है भारत ने 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष में सूर्य के अन्वेषण के लिए एक सौर मिशन भेजा था। इसे अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने लगभग जो है 127 दिन लगे और लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की है। इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो का गठन किया गया था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई जी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं लेकर आती ही रहती हूँ, ठीक है, इसरो से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू की गई है। राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई है और वेबसाइट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दिल्ली और पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो है किया जा रहे काम को जो है उन लोग देख सकते हैं राम राज्य वेबसाइट के थ्रू। ऐप और पोर्टल की हम बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जो है या करंट अफेयर के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसने ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। कॉन बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप जो है BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्केल ऐप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह थे ऐप और पोर्टल के जारीकर्ताओं के नाम, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए थे। हम लोग पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था। यूरोपीय गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 2024 का आयोजन स्कालतुबो जॉर्जिया में जो है आयोजित किया गया था।
स्पोर्ट्स करंट अफेयर भी हम देख लेते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित। तो रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने कतर के खिलाफ ACC पुरुष T20 प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में फेरारी की कॉर्लिस सैंच की जीता है। और शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है उनमें जो है भारतीय ध्वजावाहक जो है होंगे शरद कमल। और इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट में कार्लोस कलकराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोंगडिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह त्यौहार जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के द्वारा। लोंगडिंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश ने नियशीस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक अनोखा आदिवासी त्यौहार है। और इस उत्सव के बाद जानवरों की बलि जो है नहीं दी जाती है। और काफ़ी त्यौहार में जो है आदिवासियों के त्यौहार में बलि तो दी जाती है, लेकिन ऐसा एक त्यौहार है जिनमें बलि नहीं दी जाती। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जातीय समुदाय नियसी समुदाय है। और नियसी समुदाय द्वारा जो है झूम खेती की जाती है। झूम खेती के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। झूम खेती क्या होता है, यानी कि जब फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद जो है क्या होता है, जब जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो बच जाती हैं उसको क्या करते हैं, वो खेत को यानी कि फसल काटने के बाद जला देते हैं। उसके बाद जो है उनकी फर्टिलिटी जो है उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है जलाने के बाद फिर से जो है वो फसल लगाते हैं, ठीक है, रिसाइकल करते हैं, तो उसको कहा जाता है झूम खेती, ठीक है। झूम खेती के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और चावल, बाजरा, मक्का, रतालू और विभिन्न सब्जियां जो है वे उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हीमोफीलिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 में थीम रखी गई है सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना, रखा गया है थीम। और विश्व हीमोफीलिया दिवस की स्थापना 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा की गई थी। हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का जो है ठीक से नहीं बन पाता है। और हीमोफीलिया का वर्तमान में कोई इलाज जो है अभी पर्टिकुलर बना नहीं है। और हीमोफीलिया ए और बी जो है सबसे सामान्य है, जो सबसे जो है देखने को मिलते हैं हीमोफीलिया ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। तो फिनटेक कंपनी भारत पे ने नलिन नेगी को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है, भारत पे वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। इनके संस्थापक जो हैं कौन कौन हैं? अस्टीर ग्रोवर और शाश्वत नकराणी और भाविक कोलाडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। सांस्कृतिक विरासत की सम्मान और सुरक्षा करने के लिए यह हर साल जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज दिवस जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक या संगठन यूनेस्को ने जो है साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। तो तब से जो है इस वर्ष यानी कि तब से यह जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। इस वर्ष जो है विश्व विरासत दिवस जो मनाया गया है उसका थीम रखा गया है विविधता की खोज करें और अनुभव करें, यानी कि डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी रखा गया है।
भारत के कुछ प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की हम बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 34 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित प्रकार का है। भारत की अस्थायी सूची में 52 साइटें हैं और भारत विश्व में स्थलों की संख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है। यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं, यूनेस्को की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। आपको तो याद ही होगा, काफी बार हमने रिवाइज करा है। तो स्थापित जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में और महानिदेशक ऑड्रे अजोले हैं और सदस्य हैं 193 सदस्य और 11 जो है सहयोगी सदस्य हैं। तो यूनेस्को की जो इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में जो है किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अयोध्या राम जी से संबंधित है, ठीक है। तो सूर्य तिलक का जो कार्यक्रम अभी रामनवमी के अवसर पर कराया गया था, तो यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने डिवाइस का निर्माण जो है ऑप्टिक बेंगलुरु ने किया था, ठीक है। तो यह जो डिवाइस है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम क्या है, तो यह जो है ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप्स देखे होंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स में जो मिरर लगे होते हैं जो लाइट को पास करने के लिए ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पे कई सारे आपको लेंस देखने को मिलते हैं जो आपको जो है सूर्य का जो किरण है उसको फोकस करने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास फोकस करने के लिए, तो वो उस टाइप का जो डिवाइस है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम रखा गया है ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम। ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम में 4 दर्पण 4 लेंस होते हैं जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर फिट होते हैं। यहाँ पे आप पाइपिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकसिंग रिंग लगी होती है, ठीक है, बैरल लेंस लगे होते हैं, उसके बाद रिटर्निंग रिंग होती है और प्रत्येक लेंस के बीच में जो है रिंग होती है, यानी कि एक स्पेसर रिंग्स की तरह जाने जाती है, ठीक है। और फिक्स्ड हाउसिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि सूर्य का जो किरण है लाइट को जो है वो फोकस करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है और एक अपर्चर के साथ पूरा कवर ऊपरी मंजिल पर रखा जाता है और दर्पण और लेंस के माध्यम से सूर्य की किरणों को गर्भगृह यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ जो है मोड़ा जा सके, ठीक है। इसीलिए जो है इसका यूज किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अयोध्या राम मंदिर की, तो इससे संबंधित हम जानकारी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो शिलान्यास जो है कब किया गया था, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मंदिर का उद्घाटन किया गया 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर की शैली जो है नागर शैली है, क्वेश्चन पूछा गया है। और नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, इन मूर्ति की ऊंचाई जो है 4.24 फीट है। मूर्ति की चौड़ाई जो है 3 फीट है। राम मंदिर में जो है मंडप 5 मंडप हैं। मूर्तिकार कौन है, अरुण योगी राज जी हैं जो कि कर्नाटका के हैं। और मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया गया है। देश की 2 दिग्गज कंपनियों टाटा ग्रुप और L&T ने जो है मिलकर तैयार किया है। और नई मूर्ति में श्री राम की 5 साल की आयु का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जो है हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गर्ग को जो है दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गर्ग जो है यानी कि सौरभ गर्ग जो है ओडिशा कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो फ्रेंड जो जैसे कि आज के इस क्लास का जो पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली जो क्लासेस होते हैं उसके पीडीएफ जो है डल जाते हैं, जिससे आपके रिवाइज करने में जो है आसानी होती है। ठीक है, भारत शासन में जो है सचिव की हम बात कर रहे हैं, सचिव की बात करें तो भारत शासन में कौन कौन से सचिव हैं जो नियुक्त किए गए हैं, चलिए हम जानते हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं। राष्ट्रपति के सचिव हैं राजेश वर्मा जी, और उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, और राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित जीडीपी विकास अनुमान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8% अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो इसके पिछले पूर्वानुमान के अनुसार जो है 6.5% से अधिक है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, चलिए हम जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना इसकी की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य देश है, और वर्तमान में आईएमएफ के 190 सदस्य देश हैं। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सभी सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा गया है? तो कई देशों ने जो है इसके बारे में प्रस्ताव रखे थे, और अभी हाल ही में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक का उद्देश्य है 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध बनाना है, और मार्च के दूसरे बुधवार को जो है धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2024 में यह जो दिवस है धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को बनाया गया है, और इस अवसर पर धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल दिया जाता है। इस वर्ष 2024 के लिए धूम्रपान निषेध दिवस का विषय रखा गया था तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। तो यह विषय जो है रखा गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट कमिंस को जो है नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी नेट साइवरब्रेड शीर्ष क्रिकेट के रूप में नामित हो गए हैं, और पैट कमिंस ने अहमदाबाद में अपनी टीम को छठा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खिताब दिलाकर खेल में अपना दबदबा मजबूत करते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। तो नेट्स साइवरब्रेड की अगर हम बात करें तो महिलाओं की ओर से इंग्लैंड की नेट साइवरब्रेड को विश्व में विजडन अग्रणी क्रिकेटर के रूप में मान्यता दी गई है। इन्होंने एशेज श्रृंखला में असाधारण प्रदर्शन किया है। विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटरों के अलावा अल्मकनेक के 2024 संस्करण ने 5 असाधारण प्रदर्शन करने वालों को भी प्रतिष्ठित विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई तिगड़ी किसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए तो स्टार्क ख्वाजा और गार्डनर की जोड़ी को जो है ऑस्ट्रेलियाई तिगड़ी कहा जाता है।
और अंग्रेजी जोड़ी किसको कहा जाता है? हैरी ब्रूक और मार्क वुड के जोड़ी को कहा जाता है। टेस्ट में जो है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली विस्टन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में 163 रनों की शानदार पारी के लिए जो है प्रदान की गई है। और T20 में वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी हेले मैथ्यूज को उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए विस्टन लीडिंग T20 क्रिकेट नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? ये मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन होता क्या है? तो देखिएगा, यह जो है जैसे कि अंतरिक्ष में जो इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको जो है, जैसे कि आप समुद्र को जो है कचरे से आप बाहर यानी कि समुद्र को साफ करते हैं ना, कचरा निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है अंतरिक्ष को साफ करने के लिए जो इनएक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं, जो डिवाइस हैं जो है अंतरिक्ष में, उसको जो है निकालने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है कब तक के लिए जो है जारी किया गया है, तो मिशन रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है अंतरिक्ष मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन जो है किया जाएगा। तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की कि देश का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। तो वर्तमान में भारत के 54 अंतरिक्ष यान और कई गैर कार्यक्रम यानी कि कार्यात्मक वस्तुएं कक्षा में हैं। ठीक है, यानी कि गैर कार्यात्मक यानी कि इनएक्टिव जो डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसरो अपने जो है कुछ मलबे को जो है निकाल चुका है। ठीक है, तो और बाकी जो मलबे हैं उसका जो है टारगेट रखा गया है 2030 तक कि 2030 तक जो है उसको कैसे भी तरीके से उसको निकालना है, साफ करना है। तो इसरो अपने शून्य कक्षीय मलबा मिशन के हिस्से के रूप में कई पुराने उपग्रहों और चौथे चरण के PSLV रॉकेटों को जो है डीऑर्बिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लाया था और अभी जो बचा है उसको साफ करने की जो है लक्ष्य रखी गई है। तो भारत 2035 तक का लक्ष्य रखा है कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की जो है योजना बनाया है 2035 तक। ठीक है, और 2030 तक का जो लक्ष्य है वो कौन सा है? मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य की हम बात करें तो सभी गांवों में ऑप्टिक फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है 2025 तक और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। कुछ वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों करके का यानी कि वाहन करने का जो है लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। हम बात कर रहे हैं इसरो की संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। विक्रम साराभाई को जो है इसरो का संस्थापक माना जाता है और साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश में जो है 75 वर्ष में रिकॉर्ड वर्षा हुई है, यानी कि अभी तक का सबसे अधिकतम वर्षा जो है अभी हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। अल एन के खत्म अल सकला क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वर्षा हुई है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्षा जो है प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कैसे हुई है, जिसमें एक दिन से भी जो है कम समय में 2540 लगभग 10 इंच बारिश हुई है। और मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट theweatherman.com के अनुसार जो है जितनी बारिश हुई है अभी उतनी बारिश जो है यहाँ 2 वर्षों में होती है। तो खाड़ी देशों में आई बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग क्या होता है? यह जो है आर्टिफिशियल बारिश होती है। तो न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट प्रेस का दावा है कि दुबई प्रशासक ने सोमवार को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करने के लिए विमान उड़ाया था और इसके कुछ देर बाद ही जो है खाड़ी देशों में भारी बारिश और बाढ़ आ गई है।
तो चलिए हम जानते हैं आर्टिफिशियल बारिश के बारे में कि ऐसे आर्टिफिशियल के थ्रू जो है बारिश कैसे होता है। तो जिन देशों में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आसमान से पानी न गिरे तो जो है आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराई जाती है। इसे कृत्रिम बारिश कहा जाता है या आर्टिफिशियल बारिश कहा जाता है। इसके लिए जो है आर्टिफिशियल बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान में बादलों के करीब जो है बिखेर दिया जाता है। इसके बाद जो है तूफानी बादल बनते हैं और बारिश होती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से केमिकल, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ड्राई आइस को जो है बादल के आसपास जो है छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टाइम मैगजीन ने साल 2024 के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम शामिल है। तो टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 की लिस्ट में आर्टिस्ट के अलावा आइकन्स, टाइटन्स और लीडर्स, इनोवेटर्स और पायनियर्स के क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों को जगह दी गई है। तो अन्य लोग कौन कौन से, चलिए हम जानते हैं। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक को जो है भारत की अग्रणी महिला पहलवान, कुश्ती समुदाय में उत्पीड़न के आरोप के बीच जो है न्याय की वकालत करके लिए जो है चुना गया है। देव पटेल भारतीय मूल के प्रसिद्ध अभिनेता, वैश्विक मनोरंजन उद्योग में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और आलिया भट्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुमुखी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, प्रौद्योगिकी और एआई के भविष्य को आकार देने में सहायक हैं। टाइम मैगजीन की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। टाइम मैगजीन जो है टाइम न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी और टाइम अमेरिकी साप्ताहिक समाचार पत्रिका है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने किया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम से आपको पता चल रहा होगा अभी हाल ही में जो है वन का जो रिकॉर्ड है वो जारी किया गया है। तो उससे संबंधित जो है आप याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है लागू किया है। यह वृक्षारोपण से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश ने 10 राज्यों में उपराष्ट्र यानी कि वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी शुरू किया गया है और खराब वन भूमि के पुनर्वास के लिए मंजूरी हासिल करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम है। जीसीपी के तहत भागीदारी सरकारी निकायों तथा तक ही जो है सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों, उद्योगों, परोपकारी संगठनों और स्थानीय शासी निकायों की भागीदारी का स्वागत करता है जीसीपी। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है भोपाल। जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल हैं मंगू भाई सिंह पटेल जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जो अब कौन कौन सी राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम देख लेते हैं। तो अभी एमपी के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को जो है नियुक्त किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को।
विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली बना है। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माइकोलास अल्कना का संबंध किस देश से है जिन्होंने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया से संबंध है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान देश के लिए जो है वे रवाना हुए हैं। और ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने जो है कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। धूमकेतु पॉन्स ब्रुक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? तो यह जो है अनुमान लगाया गया है कि यह जो है 21 अप्रैल तक सूर्य के नजदीक आ सकता है। SCMAM ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AV विगडरसन को जो है चुना गया है। ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में ओलंपिक खेल का जो है आयोजन किया जाना है। तो ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले मैंने तो बताया था, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कीजिएगा, 100 दिन पहले जो है 100 दिन के पहले ये जो कार्यक्रम है आयोजन किया जाता है ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी, ठीक है, जो कि ओलंपिक गेम के खत्म होने तक वो कढ़ाई में जलते रहता है। तो यह जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलंपिया में किया गया है। डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर से जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। तो अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे अप्रैल माह के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलिया दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को महावीर जयंती दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 से 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके लिए जो है क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपका इस क्लास का PDF चाहिए फ्रेंड, तो PDF के लिए जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।